Greetings everyone. My name is KS Deepak and on behalf of Sheila Is, I welcome you all in today's news analysis. Today we will be trying to analyze the two editorials which have been there in the Delhi edition of The Hindu. So which are those two articles? First is the global order, जहाँ पे author ने has tried to have a multifaceted explanation of the global order and the contemporary world politics that we'll be seeing. And secondly, the issue of bail law. So these are the most important articles which has been there in today's Delhi edition. We will be trying to cover it one by one. So let's start with the first one, which is the global order caught in swirl of chaos. So now why this article is important is because the author has not tried to restrict its explanation onto the Russia-Ukraine conflict. He has also tried to explain all other aspects of today's contemporary geopolitics, the Indo-Afghan ties, Indo-Iran ties, the China-Russia complex. So all these things has been there in today's article. So that is why this article is quite important from international point of view and also from UPSC's point of view. So now since ये article जो है क्योंकि it revolves around Russia-Ukraine conflict, तो let's start with Russia-Ukraine conflict only. So the author tries to say now since as an UPSC aspirant we want to have a multifaceted approach, we don't need a narrow approach towards any topic, and that is why what I have done for you guys is that I have tried to accumulate all of the points, all of the articles which were related to the Russia-Ukraine conflict, and I have summed up all those points for you guys so that you have an advantage in this topic. So the first thing is पॉवर्टी एंड हंगर. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो पहला चीज़ है वो है भुखमरी, पॉवर्टी एंड हंगर. यहाँ पे द ऑथर ट्राइज टू से कि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट देयर इज इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, इंक्रीज इन फर्टिलाइजर्स, प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो इंक्रीज इन फूड प्राइसेस. अब जो रशिया एंड यूक्रेन जो है इन्हें कहते हैं दी ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे अ लॉट ऑफ वीट प्रोडक्शन इज देयर, और जहाँ पे फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो लॉट ऑफ कंट्रीज आर हैविंग अ ट्रबल ट्राइंग टू मेंटेन देयर फूड सिक्योरिटी. हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि फूड सिक्योरिटी का क्या एम्फेसिस है, फूड सिक्योरिटी क्या है. तो जो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए दिस सब सहारन कंट्रीज, द मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर ट्राइंग गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इनटू मेंटेनिंग देयर फूड सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ दिस वॉर. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल कोट करूँ तो इजिप्ट ऐसी कंट्री है जो कि 80% ऑफ इट्स वीट, 80% ऑफ वीट जो है इजिप्ट की रशिया यूक्रेन से वो इंपोर्ट करते हैं. अब ऐसी कंट्री जो कि इंपोर्ट्स 80% ऑफ वीट्स, it would be nerve-wracking for Egypt to sustain its food security. Second is energy trade. Now energy trade में for example सबसे free example अगर हम ऑयल की लें, कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल सप्लाईज हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल सप्लाईज नहीं है. अब जिनके पास ऑयल सप्लाईज नहीं है, इंडिया जैसे कंट्रीज जो कि इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो टफ है ही है. जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, अभी के चलते तो अराउंड $100 तक एक बैरल का दाम पहुंच गया. इन दैट केस दोज कंट्रीज हु आर नॉट हैविंग ऑयल सप्लाईज आर ऑलरेडी सफरिंग. पर जिनके पास ऑयल सप्लाईज हैं वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट से अछूते नहीं हैं. दे आर ऑल्सो हैविंग ट्रबल्स. क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ द सप्लाई इंडस्ट्रीज. द सप्लाई चेन्स जो है वो फ्रैगमेंट हो गए हैं, जो पेमेंट सिस्टम है वो फ्रैगमेंट हो गए हैं, जो कंट्री की जो करेंसी रिजर्व्स है वो डिप्लीट हो रही हैं. ये सब केसेस के कारण जिनके पास ऑयल्स हैं वो भी ट्रबल फेस कर रहे हैं. द थर्ड इज कमोडिटी ट्रेड. अब कमोडिटी ट्रेड क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल जब कार मैन्युफैक्चर होता है तो लॉट ऑफ चिप्स आर देयर इनटू विच कम्स इनटू पे. जब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो लॉट ऑफ चिप्स आर रिक्वायर्ड, एंड जो चिप्स हैं वो भी रशिया यूक्रेन से ही ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती थी. अब जो यूरोपियन कार मेकर्स जो हैं दे आर फेसिंग दिस हीट. वाई? बिकॉज जो भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, जो भी चिप्स हैं, दैट इज देयर इज अ शॉर्टेज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. दिस यूरोपियन ऑटोमोबाइल प्लेयर्स आर हैविंग दिस हीट. दे आर हैविंग डिफिकल्टीज over maintaining their
trade or maintaining their product quality. So that is something issues. And जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है जब उसमें धक्का लगता है, वी आर हैविंग रिपल्स. वो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहता, वो ट्रांसपोर्ट में भी, आपके फूड में भी, आपके और जो फर्दर इकोनॉमी के और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी एक रिपल इफेक्ट होता है. एंड दैट इज़ हाउ द कमोडिटी ट्रेड इज़ अफेक्टिंग. नेक्स्ट इज सर्विस एंड ट्रैवल. सर्विस एंड ट्रैवल की एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल टूरिज़्म, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है टूरिज़्म. आज के ज़माने में काफ़ी कुछ इकोनॉमीज़ हैं जो कि टूरिज़्म के बलबूते पे चलते हैं. फॉर एग्जांपल श्रीलंका की एक मेजर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टूरिज़्म. मालदीव्स, these are those economies who survive, who have a major stake, who have a major revenue coming from tourism. अब tourism industry was already in ruins because of this COVID pandemic. COVID pandemic की वजह से वैसे ही ख़राब स्थिति थी tourism industries की. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये स्थिति और बिगड़ गई है. Why? Because रशिया और यूक्रेन जो है टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं. किसके लिए? ग्लोबल डिपार्चर के लिए. जब बात ग्लोबल डिपार्चर की है, ग्लोबल डिपार्चर, तो टॉप 10 कंट्रीज में रशिया यूक्रेन आते हैं. एंड वैसे ही कोविड के कारण यहाँ पे स्थिति खराब थी. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये स्थिति और ख़राब हो गई है. एंड दैट इज़ वाई द सर्विस सेक्टर हैज़ टेकन अ हिट एंड दिस हैज़ further worsened the conditions of economies like Sri Lanka. We have seen श्रीलंका में नेशनल पॉलिसीज़ के कारण वैसे ही इकोनॉमी बिगड़ी हुई थी. ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो जो बिगड़ी हुई स्थिति है वो और ज़्यादा बिगड़ रही है. इट हैज़ बिकम मोर volatile in nature. Next is the debt restructuring and financing. Now this is something from economic point of view, but let me give you a brief overview. नाउ सिंस ज़्यादातर यूरोपियन प्लेयर्स ने सैंक्शंस लगा दिए गए हैं ये रशियन ओलिगार्ड्स के ऊपर, तो लॉट ऑफ एसेट्स हैव कम अंडर स्ट्रेस. अ लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स की जो एसेट्स हैं वो ये सैंक्शंस के कारण स्ट्रेस पे आ गए हैं. एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स आर फीलिंग दिस हीट ऑफ दिस डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट. अ लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक, फॉर एग्जांपल श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे जो करेंसी रिजर्व्स है वो डिप्लीट कर रही है. एंड लॉट ऑफ अदर सेंट्रल बैंक्स आर ऑल्सो फीलिंग दिस heat because of this. And the last one is the indirect effects. अब ये जितने भी इफेक्ट्स हम लोग ने डिस्कस किए हैं 1 से लेके 5 तक, ये वो इफेक्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर डायरेक्टली रिलेटेड है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स. पर रशिया ऑथर की माने तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सिर्फ ये डायरेक्ट इफेक्ट्स ही नहीं, काफ़ी और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैं. और ऑथर की माने तो हो सकता है कि कल कोई जो सिचुएशन है वो और वर्स हो सकता है. सो वीड बी trying to understand the overview, we will try to understand the mentality of the author here. Global turmoil. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज जर्मनी. ऑथर कहते हैं कि जर्मनी में काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग लीडर रही है एंजेला मैर्केल, जो कि वहाँ की चांसलर रही है. बट इन द रिसेंट पास्ट शी हैज़ गॉट चेंज. अभी नया चांसलर आए हैं एंड ही इज़ नॉट हैविंग मच एक्सपर्टीज इन द फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी, उनका जो एक्सपर्टीज़ है फॉरेन पॉलिसी में वो उतना नहीं है इन कंपैरिजन टू एंजेला मैर्केल. एंड ऑथर की माने तो दिस कुड प्रूव डिसास्टर्स फॉर कंट्री लाइक जर्मनी. सेकेंड इज फ्रांस. फ्रांस में हम लोग को पता है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर इमैनुअल मैक्रोन. इमैनुअल मैक्रोन काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं. बट इन द रीसेंट पास्ट क्या हुआ है कि जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ की, उनको भी एक मेजॉरिटी मिलना स्टार्ट हो गई, उनको भी एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है. अपोजिशन पार्टी वहाँ की स्ट्रॉन्ग हुई है एंड दैट हैज़ समहाउ डिप्लीटेड द पावर ऑफ इमैनुअल मैक्रोन की जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है. एंड दैट कुड वर्सन द सिचुएशन, दैट कुड वर्सन द इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी इन डीलिंग विद फर्दर इश्यूज इन द जियोपॉलिटिक्स. थर्ड इज़ यूके. अब यूके काफ़ी टाइम से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, यूके तो वैसे ही उनका स्थिति ख़राब है. जो लीडर थे वहाँ के बोरिस जॉनसन, उनको मेजॉरिटी वैसे ही नहीं मिला और वो अभी निकल चुके हैं. अब नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं दे आर ट्राइंग टू कम अप फॉर दिस पोस्ट. ऋषि सुनक एक कंटेंडर है उसमें. सो यू आर सीइंग हाउ द यूके इज़ ऑल्सो हैविंग ट्रबल इन नाउअडेज. Another thing is the China-Russia link.
अब चाइना रशिया लिंक को ऑथर की माने तो ऑथर हैज कोटेड इट एज लिप एंड टीथ पार्टनरशिप। अब ये लिप एंड टीथ पार्टनरशिप क्या है? नाउ ये जो टर्मिनोलॉजी है, दिस वाज फर्स्ट यूज्ड चाइना कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस काफ़ी पीछे स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे ये लिप एंड टीथ पार्टनरशिप का टर्मिनोलॉजी जो है, जो कि वर्ड जो है, उस टाइम पे ये फेमस हुआ था। उस टाइम पे लिप जो है वो नॉर्थ कोरिया को रिप्रेजेंट करता था एंड टीथ जो है चाइना को रिप्रेजेंट करता था। और चाइना की माने अगर लिप नहीं है, इफ़ लिप डज नॉट वर्क, इफ लिप इज़ नॉट देयर देन टीथ वुड फील कोल्ड। दैट मीन्स जो चाइना नॉर्थ कोरिया का जो उस टाइम का रिलेशनशिप था वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप था, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि चाइना एंड रशिया इज़ नाउ इन टूडेज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू अचीव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल डील। रशिया वैसे ही काफ़ी जगह से इट इज़ फेसिंग ट्रबल, इट इज़ फेसिंग हेट, इट्स पॉपुलेशन इज़ फेसिंग हेट, तो रशिया एंड चाइना हैज़ कम टुगेदर टू मिनिमाइज दैट। नाउ next aspect is China in Pacific region. Now you know over the years China कैसे बड़ा है, China has been trying to be a world leader, okay, and China has tried to increase its strategic depth, increase its sphere of influence in the Pacific region, its strategic depth in the Pacific regions, in the Indo-Pacific regions, and that has made troubles for countries like India. और इसे काउंटर करने के लिए काफ़ी सारे groupings आए हैं। For example, there is AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, देयर इज क्वाड जिसमें कि इंडिया, यूएस, जापान है, एंड ऑल्सो 2-3 और जो ग्रुपिंग्स हैं जो कि चाइना की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक रीजन में, उसे काउंटर करने के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है। अब काफ़ी जगह इंडिया की ईएम की माने, उनकी कमेंट्स माने तो क्वाड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एंटी चाइना बाय इंडियन स्कॉलर्स। इंडियन डिप्लोमेट्स की माने तो वो काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं कि क्वाड इज़ नॉट एंटी चाइना इन नेचर, बट वेस्टर्न स्कॉलर्स की माने तो क्वाड जो है एंटी चाइना है, उनको चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया। सो दैट इज़ समथिंग जो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स और इंडियन स्कॉलर्स का एक जो ओवरव्यू है, एक जो परसेप्शन है, दैट इज देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट। नेक्स्ट थिंग इज़ द एशियन यूनिटी। अब यहाँ पे ऑथर ट्राइज टू से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वार में वी सो कि कैसे यूरोपियन यूनियन केम एज वन बॉडी, वो एक साथ बैठे टू इम्पोज सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, बट द ऑथर इज नॉट एक्सपेक्टिंग सिमिलर यूनिटी एशियन कॉन्टिनेंट में। कब? अगर चाइना ताइवान को अटैक करे, अगर चाइना ताइवान को अटैक करे, उस केस में द ऑथर इज नॉट एक्सपेक्टिंग द सेम यूनिटी from the countries in the Asian subcontinent, similar to what we have seen in the European continent, okay, in the European countries. Next thing is China's ambition. अब जैसे मैंने बोला, चाइना, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद वी हैड एन बाइपोलर वर्ल्ड, यूएस लेड मिलिट्री ब्लॉक था, यूएसएसआर लेड मिलिट्री ब्लॉक था, सोवियत यूनियन लेड। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद इट वाज हेजेमनी ऑफ यूएस, हेजेमनी ऑफ यूएस था, यूएस ही सिर्फ था, इट इज़ कॉल्ड एन यूनिपोलर वर्ल्ड। देन अभी के टाइम पे चाइना इज ट्राइंग टू एग्जर्ट, चाइना इज ट्राइंग टू बिकम एन ग्लोबल पावर, इज टू बिकम एन वर्ल्ड पावर, एंड it is trying to increase its hegemony, exert its hegemony. So that is one ambition which India is trying to, and India is trying to balance this ambition. How India tries to balance and counter this ambition, that is something which Indian diplomats have been trying to do for a long time. अब इसी को ध्यान पे रख के एक चाइना का एम्बिशन है और चाइना टाइज, चाइना रशिया की जो टाइज हैं, जैसे हमने देखा चाइना रशिया की टाइज जो हैं, उसको काउंटर करने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि इंडिया कैसे उसे बैलेंस करता है। ऑथर ने तो ये तक कह दिया कि चाइना रशिया की जो रिलेशंस हैं, चाइना रशिया लिंक्स रिलेशंस जो हैं, ऑथर ने इसे कुछ हद तक जो सिनो सोवियत पार्टनरशिप थी 1950s में, अब ये क्या है पार्टनरशिप? आपको पता होगा कि इंडिया ने यूएसएसआर के साथ, सोवियत के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था, वैसे ही चाइना ने उस वक्त 1950s में सोवियत के साथ भी ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ऐसी कुछ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी। ओके, तो ऑथर ने क्या किया है कि ऑथर ने उस वक्त की जो सिनो सोवियत पार्टनरशिप है उसको अभी के जो चाइना रशिया लिंक्स है, चाइना रशिया रिलेशन है, उसके साथ कंपेयर की हैं टू शो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस चाइना रिलेशन
चाइना रशिया रिलेशंस आर। एंड यहाँ पे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है हाउ इंडिया बैलेंसेस, बिकॉज रशिया इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, चाइना भी इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो हाउ इंडिया बैलेंसेस बिटवीन दिस टू इज समथिंग विच वी नीड टू सी। तो इंडिया का एक अप्रोच रहा है टू वेट एंड सी। तो यहाँ पे भी इंडिया वेट्स टू सी वेदर रशिया स्टिल एक्ट्स एज एन ट्रस्टेड पार्टनर। रशिया एक ट्रस्टेड पार्टनर रहता है कि नहीं, इसमें एक इंडिया का वेट एंड सी अप्रोच है। नेक्स्ट इज द इंडो अफगान। अब अफगानिस्तान में ओवर द ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी सारे फंडिंग्स गए हैं, एक लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ फंडेड। बट रिसेंटली जो तालिबान ने जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट उन्होंने लिया है, देयर वाज एन कू। सो अभी इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं दे हैव गॉट रप्चर्ड। Now the relations are quite weak in the nature. So now it's important to India how it counters its increase in strategic depth of Pakistan in Afghanistan. तालिबान के गवर्नमेंट में आने से, तालिबान के पावर में आने से पाकिस्तान का जो रिलेशंस है वहाँ के जो गवर्नमेंट के पास, अभी की जो गवर्नमेंट है उसके साथ बढ़ी हुए हैं, और दैट हैज़ क्रिएटेड ट्रबल फॉर इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। सो इंडिया को अभी की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसके साथ कैसे वो रिलेट करें, उसके साथ कैसे वो प्रेशराइज करें, कैसे वो ट्रेड इंक्रीज करे, रिलेशंस इंक्रीज करे, दैट इज समथिंग विच इंडियन डिप्लोमेट्स आर ट्राइंग टू डू, एंड दैट इज अ ट्रबल फॉर इंडिया एट अफगान। नेक्स्ट इज द इंडो श्रीलंका। आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस में वी हैव एन कंसेंट्रिक सर्कल अप्रोच। श्रीलंका जो है अपने इमीडिएट नेबरहुड में आते हैं, और श्रीलंका की अगर इकोनॉमी में कोई बाधा आती है, श्रीलंका की जो कंट्री है उस पर कोई बाधा आती है, सो दैट हैज़ एन रिपल इफेक्ट ओवर इंडिया ऑल्सो। श्रीलंका में अगर अनरेस्ट होता है तो वहाँ पे लॉट ऑफ माइग्रेंट्स कम्स इनटू इंडिया, एंड इंडिया के लिए वो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक इशू होगा। अनदर एस्पेक्ट इज दैट अगर श्रीलंका में एंटी इंडिया रिटरिक अगर आए, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इन श्रीलंका देयर इज ऑल्सो एन एंटी इंडिया पर्सपेक्टिव विच इज़ कमिंग इनटू प्ले। अगर वहाँ की जो पॉलिटिकल स्पीयर है वहाँ पे एंटी इंडिया पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होता है, सो दैट वुड बी एन ट्रबल फॉर इंडिया टू काउंटर दैट एंटी इंडिया पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ ट्राइंग टू मेंटेन। इंडिया को श्रीलंका के साथ अच्छा रिलेशंस रखना है, एंड एट द सेम टाइम इंडिया नीड्स टू चेक दोज एंटी इंडिया पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम कमिंग इनटू प्ले। Then we are having US in West Asia and China Russia in West Asia. Now West Asia जो है it's one of the most volatile regions in international relations के perspective में. Why? Because US is also there, Russia is also there, China is also there, other players Iraq, Iran, Egypt all are there who are trying to exert their own versions, their on proposals in there, and that has made this region more volatile in nature. और इसको समझने के लिए it is much more difficult to understand it from simple perspective, but US ने काफ़ी सारे डील्स किए। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अब्राहम अकॉर्ड। It was an US brokered deal between UAE and Israel. UAE और इसराइल के बीच में ये जो अकॉर्ड हुआ था, दिस वाज समथिंग विच यूएस ब्रोकर्ड, ताकि यूएस का इंटरेस्ट जो है वेस्ट एशिया में वो स्ट्रॉन्ग रहे। बट द सेम टाइम रशिया और चाइना जो है दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन वेस्ट एशिया। दे आर ट्राइंग टू फंड ईरान आपको पता है, वैसे ही यूएस और ईरान का जो टेंशन है वो बड़ी हैं ओवर द ईयर्स। जैकोबा को जब यूनिलैटरली उन्होंने वापस लिया था यूएस ने, उसके बाद ईरान और यूएस की टेंशन वैसे बड़े हैं। दैट टेंशन हैज़ नाउ व्हाट हैज़ ब्रॉट रशिया हैज़ बीन ब्रॉट इन द गेम बिकॉज ऑफ दैट। रशिया अब ईरान के साथ, चाइना अब ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशंस बढ़ा रहे। यू नो हाउ ईरान इज कमिंग इनटू द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट to balance a lot of players are there in West Asia, and US के आने से Russia and China are also in the game, and they are all trying to mix the geopolitics, and that is why we could to somehow we could say it's an farrago, it's kind of an khichdi. West Asia को the geopolitics it's more of like it's kind of an khichdi where a lot of players are exerting their own versions. Next is India in West Asia. अब इंडिया के काफ़ी इंटरेस्ट रहे हैं। इंडिया यूएई के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस है इंडिया का। यूएई
काफ़ी सारे NRIs UAE में रहते हैं। इंडिया का इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। एट द सेम टाइम आप सुने होंगे न्यूज़ में देयर इज़ I2U2, इंडिया, इजराइल, US, UAE। ये जो ग्रुपिंग है ये भी अभी रिसेंटली आया और इसको दिस इज़ जनरली सीन एज एंटी ईरान। ये जो ग्रुपिंग है इज जनरली सीन एज एंटी ईरान फ्रॉम एंटी ईरान पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज़ वेयर इंडिया वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू बैलेंस। एक जगह जहाँ पे इंडिया इज़ पार्ट ऑफ I2U2, एट द सेम टाइम इंडिया को ईरान के साथ भी बायलैटरल रिलेशंस खुले रखने हैं, उसको भी स्ट्रॉन्ग रखने हैं। सो हाउ इट बैलेंसेस हियर इज समथिंग विच वी नीड टू सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर डिटरेंस। अब ये डिटरेंस क्या है? अब इंटरनेशनल रिलेशंस में दो कंसेप्ट हैं, एक है डिटरेंस और एक है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस। अब डिटरेंस की माने, डिटरेंस वो कंसेप्ट है जहाँ पे अगर दो पार्टीज हैं, लेट्स से कि पार्टी ए एंड पार्टी बी, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, then the cost of coming to an full blown war is something which both the parties would not be able to bear. In that case, those two parties would avert such an full blown war, and that is something which is known as nuclear deterrence. Okay, जहाँ पे अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और अगर एक वार अगर हो कल कोई, तो दोनों में से कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज़ किया जाए तो दोनों के लिए ये हानिकारक होगा। एंड दैट काइंड ऑफ डिसएडवांटेज is something which deters those parties from coming into war. Another aspect is interdependence. Again, अगर दो parties हैं, पार्टी A एंड पार्टी B, और दोनों के अंदर इतना इंटरडिपेंडेंस है, इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस है, ट्रेड में इंटरडिपेंडेंस है, तो दैट टू पार्टीज वुड नॉट हैव अ फुल ब्लॉन वार। वाई? क्योंकि अगर वार हुआ तो जो ये इंटरडिपेंडेंस है, जो ये ट्रेड है, ये रप्चर हो जाएगा एंड बोथ इकोनॉमीज, बोथ द पार्टीज वुड सफ़र। सो दीज आर टू कंसेप्ट्स। न्यूक्लियर डिटरेंस का यहाँ पे बात किया गया है क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से वी आर हैविंग ए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। एट द सेम टाइम फॉर ये इंफॉर्मेशन, इसमें एक और चीज़ है जिसे कहते हैं सिम। सिम इज एन एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम। तो इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए 1974 में, फिर 1990s में जब उन्होंने पूरा उनके पास टेक्नोलॉजी हो गया, वेपन ग्रेड टेक्नोलॉजी हो गया, देन दे हैड द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी फर्स्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, एंड द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से कि काफ़ी सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जो कि कहते हैं कि ये जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, इसके कारण चाइना को थोड़ा ज़्यादा लीवरेज मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि इंडिया तो पहला यूज़ नहीं करेगा। नाउ ऑथर ट्राइज टू वार्न कि ऐसे जो एंटी चाइना जो रेट्रिक हैं, जैसे हमने देखा कि I2U2 जो है वो जनरली एंटी ईरान माना जाता है, क्वाड जो है एंटी चाइना माना जाता है, जो कि इंडियन स्कॉलर्स ने काफ़ी फोरम्स में उन्होंने डिफेंड किया है। ओके, सो ऑथर ट्राइज टू डिफेंड हियर कि जो ये एंटी चाइना जो रेट्रिक है, एंटी चाइना जो कि परसेप्शन है, जो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स में पाए जाते हैं, इससे हम लोग बच के रहें, इस पे प्रभावित होकर हम कोई एंटी चाइना इनिशिएटिव पे ना आए, या अपने जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जैसे कि नो फर्स्ट यूज़, इसको चेंज ना करें। दैट इज़ व्हाट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से। एंड विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ द रिफॉर्म ऑन बेल लॉ। Now, जहाँ पे पहला आर्टिकल इज़ ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, सेकेंड आर्टिकल इज़ मोर ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन सोसाइटी। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या इश्यूज़ हैं और उससे इंडियन सोसाइटी में कैसे इश्यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सेक्शंस हैं जिनको ये हीट मिल रहा है, हु आर हैविंग एन ट्रबल ऑफ दिस। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस आर्टिकल। नाउ इसको स्टार्ट करते करते ऑथर ने दो डाटा प्रोवाइड की हैं। द फर्स्ट डाटा इज़ दैट 75% ऑफ इंडियन प्रिजन पॉपुलेशन आर अंडर ट्रायल्स। ये अंडर ट्रायल्स कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको एक्यूज़ किया जाता है और उन पे एक बार फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल जजमेंट जो है वो अभी तक नहीं आया होता है। ओके, दोज आर द वंस हु आर कॉल्ड अंडर ट्रायल्स इन सिंपल टर्म्स। 75% जो पॉपुलेशन है प्रिजन्स में वो अंडर ट्रायल्स है, और जो ओवर क्राउडिंग है इंडियन प्रिजन्स में वो 118% है। अब सोचिए कि 75% ऑफ द पीपल आर अंडर ट्रायल्स और जो ओवर क्राउडिंग है वो 118 है, और वी आर हैविंग टू कंसेप्ट्स हियर। एक है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन
presumption of innocence. ओके, ये प्रिंसिपल की माने तो जब तक आप गुनहगार घोषित नहीं हो जाते हैं आप इनोसेंट हो. Until the point that you are proven guilty, you are innocent. That is something which this principle tells. आप सोचो कि ऐसे प्रिंसिपल में जहाँ पे 75 ऐसे प्रेजेंस में जहाँ पे 75% जो है वो अंडर ट्रायल से उन पे जजमेंट ही नहीं आया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह 118% जो है वो ओवर क्राउडिंग है, वहाँ पे आप इस प्रिंसिपल को कैसे बरकरार रखोगे? So this data is showing that what we are having today is directly contravening to the principle. Second जो है it's not a principle but a norm जिसे कहते हैं bail not jail. ओके, ये नॉर्म की माने तो हमें सब लोगों को जेल में नहीं डाल के हम लोग को बेल प्रोवाइड करना चाहिए. अब देखिए कि यहाँ पे 75% ऑफ द पीपल तो अंडर ट्रायल्स ही हैं. तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, ये डाटा जो है इट क्लियरली शोज हाउ टुडेज कंटेम्प्रेरी इंडिया इज डायरेक्टली कॉन्ट्रिवेनिंग इज मेकिंग फन ऑफ दिस टू कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट क्या क्या है प्रॉब्लम्स? पहला प्रॉब्लम लैक ऑफ सेफगार्ड्स. ज़्यादातर जो अरेस्ट होते हैं वो आर्बिट्री अरेस्ट होते हैं. जब आर्बिट्री अरेस्ट होते हैं जो कि प्रिविलेज सेक्शंस हैं वो तो निकल जाते हैं. इश्यूज होते हैं जो कि डिसप्रिविलेज सेक्शन से, जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से, अंडर प्रिविलेज सेक्शन से उनको. तो यहाँ पे द हीट द ट्रबल इज फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन को ज़्यादा इशू होता है यहाँ पे जब अब सेफगार्ड्स की कमी होती है. इस इश्यूज़ में अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनको ये हीट महसूस करना होता है. दे आर द वंस हु feel the heat of this lack of safeguards. Second point is the approach of bail adjudication. Now here courts की माने तो courts के पास दो options रहते हैं, either वो bail provide करें या bail provide ना करें. अब बेल प्रोवाइड करना, बेल प्रोवाइड नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड की है ओवर द इयर्स. यहाँ पे बेल प्रोवाइड नहीं करना उस पर काफ़ी सारे रीजंस है. ये आप नहीं प्रोवाइड कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर जो भी हैं अंडर ट्रायल्स, जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं वो उनका जो कैरेक्टर अगर क्वेश्चनेबल है, या इफ़ देयर इज अ क्वेश्चन कि वो बाहर निकल के जो भी एविडेंसेस है उसके साथ टैम्पर कर सकते हैं, देन ऑल्सो इट्स एन इशू. टैम्पर विद एविडेंसेस, या जो कि ग्रेविटी है, जो कि एलिगेशंस लगाए गए हैं उनकी जो ग्रेविटी है काफ़ी ज़्यादा है, ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशंस, ये तीनों के बेसिस में कोर्ट चाहे तो बेल मना कर सकती है. तो कोर्ट्स जनरली क्या करते हैं, कोर्ट्स सेफ साइड में रहने के लिए बेल्स को अलाउ ही नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज वो सोचते हैं कि ओके वाई टू टेक एन हेडेक, वाई टू कॉम्प्लिकेट मोर इश्यूज, सो दे जनरली अवॉइड गिविंग बेल्स. बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज सुप्रीम कोर्ट्स वांट. ओके, ये जो दिस इज एन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट. जब आप जस्टिस के लिए, जब आप जुडिशियल सिस्टम के पास जाते हो, सो यू एक्सपेक्ट द जुडिशियल सिस्टम टू बी मेच्योर, यू एक्सपेक्ट जुडिशियल सिस्टम to have a conscience, to have a notion, and this is not something that you want from the judiciary. Next is the challenges in bail compliance. Now as I told, a lot of people जो कि under trials आते हैं, a lot of people are from underprivileged sections. इसको बताने के लिए there has been several studies. एक स्टडी रहा है जो कि है FTP, आई सपोज FTP एक स्टडी रहे है जो कि ये आर्टिकल में कोट किया गया है. ये स्टडी की माने तो इन्होंने स्टडी किया था येरावाड़ा एंड नागपुर की सेंट्रल जेल पे. जब इन्होंने स्टडी किया, जब इन्होंने एक सर्वे बनाया, सो व्हाट दे फाउंड इज दैट 18% ऑफ द पीपल वर माइग्रेंट्स. 18% of people were migrants, and 93, see how huge this number is, 93 of the percent of the people do not have assets, जो उनके पास assets ही नहीं है, और 62% of the people do not have contact with the family. Okay, ये था
कंडीशन जब ये जो थिंक टैंक है जब उन्होंने स्टडी किया येरावाड़ा एंड नागपुर सेंट्रल जेल्स पे। अब इस डाटा को समझ के अब ये पॉइंट को समझें। बेल कंप्लायंस में ज़्यादातर होता है कि इधर आप मॉनेटरी अलाउंस दे या कोई गारंटियर लाए। अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे माइग्रेंट्स है, जिनके पास ना कॉन्टैक्ट्स है, जिनके पास ना पैसा है, जिनके पास ना कोई देख रेख के लिए कोई है, ना कोई उन्हें गाइड करने के लिए है, you see how difficult it is for those people to comply with the bail norms. And that is what the author tries to say. Author tries to say कि अंडर प्रिविलेज जो सेक्शंस है वैसे ही जेल सिस्टम, जेल में जाना इट्स कंसिडर्ड टू बी एन टैबू इन इंडियन सोसाइटी। जेल में जाना इट्स कंसिडर्ड टू एन टैबू, अगेंस्ट है, काफ़ी सारे नेगेटिव ओपिनियंस है इसको लेके। उस सिचुएशन में जब वैसे ही फैमिली ट्राइज टू डिस्टेंस इटसेल्फ, द सोसाइटी ट्राइज टू मेक यू एन आउटकास्ट, इन दैट केस अगर आप और ज़्यादा कंप्लायंस नॉर्म्स लाओगे तो ऐसी जो सिचुएशंस है माइग्रेंट्स और जो दूसरे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है, दे आर द वंस हु फील्स द हीट, एंड दैट इज समथिंग विच द ऑथर टेल्स द चैलेंजेस इन बेल कॉम्प्लायंस। नेक्स्ट इज द फ्लॉड एजम्पशन। अब जो ज़्यादातर जो एजम्पशंस है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि जो भी गिल्टी प्रूव किए गए हैं या जिनको भी अरेस्ट किया गया है, दे आर हैविंग प्रॉपर्टी और दे आर हैविंग कॉन्टैक्ट ऑफ समवन हु इज हैविंग प्रॉपर्टी। आप सोचो कि ये एजम्पशन कि जो भी अरेस्टेड हैं उनके पास प्रॉपर्टी है या दे आर हैविंग डिटेल्स ऑफ समवन हु आर हैविंग प्रॉपर्टी, हाउ फ्लॉड इट इज़, हाउ वेग इट इज़। क्योंकि आप देख रहे हो कि 93% ये सेंट्रल जेल्स में 93% ऑफ द पीपल जो कि सर्वे किया गया था उनके पास एसेट्स ही नहीं है। तो ये जो एजम्पशन रखना, दिस इज डायरेक्टली रॉन्ग। अब इन प्रॉब्लम्स को जान के द ऑथर ट्राइज टू से two solutions. The first solution is re-evaluating the presumption. तो ये जो assumptions थी कि जब हम लोग जो भी arrested होंगे उनके पास प्रॉपर्टी रहेगी या they would be having contact with someone who is having properties, ये जो assumption है that is wrong and that is something which the author tells to re-evaluate. हमें इन्हें re-evaluate करना चाहिए। दूसरा चीज़ is the urgency. रीइवैल्यूएट करना तो है बट एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो अर्जेंसी, क्योंकि रातों रात देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है दे आर द वंस हु आर फीलिंग दिस हीट, दे आर द वंस हु आर गेटिंग ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस कंप्लायंस नॉर्म्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार गाइडलाइंस बनाई है। फिर इवन आफ्टर दैट बेल मिलने के बाद भी a lot of people do not come out of the jail because of this bail compliance norms. A lot of norms are there, and that is something which the author tells is there is an urgency to solve this. But ये urgency में री-इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। अगर हम लोग अर्जेंट बेसिस में कुछ भी रिफॉर्म्स कर दे दैट मे प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव। तो जब भी कोई रिफॉर्म्स करे हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें एक्चुअल इवैल्यूएशन करना चाहिए कि जो एजम्पशंस हम लोग कर रहे हैं उस स्टडी में वो एजम्पशंस एक्चुअली हम लोग देयर इज एन जनरलाइजेबिलिटी ऑफ दैट एजम्पशंस और नॉट। दैट इज समथिंग विच दिस ऑथर इज ट्राइंग टू से। नाउ टू फिनिश ऑफ दिस आर्टिकल लेट मी शो यू ए कोट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं कि दिस क्रिमिनल्स शुड बी ट्रीटेड एज पेशेंट्स। Okay, these criminals should be treated as patients and jails should be treated as hospitals. क्यों? क्योंकि जो क्राइम होता है that is a sign of diseased minds. अब ऐसे डाटा जहाँ पे 75% ऑफ पीपल जो है कि अंडर ट्रायल्स है उन्हें गिल्टी भी प्रूव नहीं किया गया है एंड 118% जो है वो ओवर क्राउडेड है, ऐसे डाटा इज डायरेक्टली कॉन्ट्रवेनिंग विद द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी। Okay, so that is something which we need to think of. That is something the Indian judiciary needs to think of. Now with that, I hope that you have found this two evaluations, these two analysis helpful. Let's see you tomorrow again. Okay, so thank you once again. Thank you from Sheila S.